बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल में तमाम देखने वालों को हम खुशामदीद कहेंगे। आज के प्रोग्राम मुकाबिल में भी तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल की गिरफ्तारी, उनके ऊपर केस और इसके पीछे छुपे असल हकायक, वो हारून साहब अपने तज़िये में आप लोगों के सामने रखेंगे। मगर जब हम पाकिस्तान की सियासत की बात लेकर आगे बढ़ेंगे तो सियासत पाकिस्तान की इस हद तक मनफी हो चुकी है कि जो प्रोपेगेंडा भारत के अंदर अपनी जीतने के लिए पाकिस्तान मुखालिफ इल्ज़ामात लगाकर इस्तेमाल किया जाता था या प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जाती थी, पाकिस्तान के अंदर भी उसके असरात बड़े नुमायां हैं। कोई भी सियासी जमात अपने मुखालिफिन को ज़ेर करने के लिए अब भारत के साथ ताने बाने जोड़ने के लिए हमें सामने नज़र आती है कि बेताब है और भरपूर तरीके से मुहिम भी चलाई जाती है। इसके आइंदा आने वाले मुस्तकबिल में क्या नुकसानात हो सकते हैं, ये भी हारून साहब से हम जानेंगे। और पाकिस्तान की मईशत इतना बड़ा चैलेंज नहीं है जितना मौजूदा हुकूमत के दौर में हमें लग रहा है, क्योंकि मईशत के चैलेंजेस से निमटने के लिए अमली इक़दामात कम और मौजूदा हुकूमत आएँ बाएँ शाएँ ज़्यादा कर रही है। आखिर इसका क्या है, ये भी हारून साहब से जानेंगे। हारून साहब, सबसे पहले शहबाज गिल साहब से मुतालिक तो हम बात करेंगे, मगर इमरान खान या पीटीआई या तहरीक इंसाफ आप कह लें, उसे भारत से जोड़ने की कोशिश क्यों हो रही है? बज़ाहिर तो ऐसा ही लग रहा है कि प्रोपेगेंडा मुहिम ये चल रही है। देखिए, ये जब कोई और सूरत ना हो किसी इल्ज़ाम से बचने की, बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं नवाज शरीफ साहब पे इस सिलसिले में, वो मैं दोहराता हूँ, वो सब लोगों के इल्म में ही है, लेकिन जब गर्द उड़ती है तो लोग भूल जाते हैं। फिर उसका तरीका ये होता है कि मुखालफ को मोरद इल्ज़ाम ठहराया जाए, उसे मतून किया जाए, और इतनी वो गोएबल्स की टेक्निक है कि इतना झूठ बोला जाए, इतना झूठ बोला जाए, इतना झूठ बोला जाए कि लोग उस पर यकीन करने लगें। और माहिरीन नफ्सियात ये कहते हैं कि जो आदमी मुसलसल झूठ बोलता है तो वो ख़ुद भी उस पर यकीन करने लगता है। बात यह है कि किसके घर मोदी आए थे शादी में शरीक होने के लिए, और क्या लिबास उन्होंने पहना हुआ था मेज़बानों ने, बग़ैर किसी वीज़े के, बग़ैर किसी इत्तला के अचानक वो आए। कभी पाकिस्तान की तारीख़ में 1947 से लेकर अब तक ऐसा हुआ था कि कोई वज़ीर आज़म अचानक अफ़गानिस्तान से उड़े कि गैर मुल्की दौरे पे हो, और वो बाद में उसकी मोदी साहब ने कहा मैं सोचा वहाँ चला जाऊँ, बस क्या है, क्या हर्ज है। वो इतनी अंडरस्टैंडिंग थी। राजस्थानी पगड़ियाँ पहनी हुई थी, उसकी तस्वीरें हैं, मेरे पास भी कहीं पड़ी होंगी, ठीक है। बरखा दत्त ने लिखा है, किसी पाकिस्तानी अखबार नवीस ने नहीं, किसी मुखालिफ पार्टी ने नहीं, इमरान खान ने नहीं, उसके मीडिया सेल ने नहीं, बरखा दत्त ने लिखा है अपनी किताब में, नॉन इंडियन जर्नलिस्ट है, कि खटमंडू में मोदी से खुफिया मुलाकात की। खुफिया मुलाकात की क्या जरूरत थी? ठीक है। दो हमारे टॉप डिप्लोमेट जिन पे कभी कोई इल्ज़ाम नहीं आया, जिनके बारे में कभी किसी ने नहीं कहा ये गलत बयानी करने वाले लोग हैं, इंतहाई अच्छी शोहरत के हामिल हैं। अब्दुल बासित साहब जो हमारे तर्जुमान भी रहे और इंडिया में हमारे हाई कमिश्नर भी रहे, वो ये कहते हैं कि सलमान टेलीफोन करता था, सुलेमान शहबाज इतने वीज़े जारी कर दें, 10 वीज़े जारी कर दें, 20 वीज़े जारी कर दें, 30 वीज़े जारी कर दें। और कहते हैं मैं उनसे कहता था भाई थ्रू अपना प्रॉपर चैनल करें, प्रोसेस करें, मगर वो बजे और बाद औकात माननी पड़ती थी। जाहिर है क्या कर सकते थे वो, जहाँ तक हो सकता था मज़ामत करते थे। और वो लोग कहाँ आते थे? सब लोग जानते हैं कि वो रमज़ान शुगर मिल में रहे, और उन पर पुलिस में रिपोर्ट करने की जिम्मेदारी वो लोग क्या करते थे कौन जानता है, उसमें राह के कितने आदमी थे। अच्छा, उनके घर में मैं 20 दफ़ा कह चुका हूँ, कोई उसकी तरदीद करे, इनके घर में इंडियंस ठहरते थे, उसकी सारी तफसील मैं बता सकता हूँ। यानी इनके बाद लोग इसलिए नहीं छोड़ गए इस कराहत की वजह से कि हम यहाँ नहीं रह सकते इस घर में जिन्हें कुछ जिम्मेदारियाँ सौंपी गई थी, कुछ यानी अपने बच्चों की तरबियत के लिए उन्होंने। तो अपना मोहतरमा तस्नीम असलम साहिबा जो हैं, नहायत आला उम्दा शोहरत की वो मालिक, और वो बात ही नहीं करती, वो इंटरव्यू वगैरह देती नहीं है। उन्होंने कहा मुझे सख्त हिदायत, हम लोगों को सख्त हिदायत थी इंडिया के ख़िलाफ़ बात ना करें। यानी आप कह सकते हैं कि बाज़ चीज़ों में उन्होंने दखल दिया होगा जो मुनासिब नहीं था, ये है वो है, वो तो इंडिया में भी होता है और यहाँ पाकिस्तान में भी होता है। कश्मीरी को कभी टारगेट किया? कश्मीरी को बचाया किसने? बॉर्डर पे कौन खड़ा हुआ है? उनकी हिफाजत कौन कर रहा है? सीने पे गोली कौन खाता है? कितने लोग वहाँ शहीद हुए? जब जलजला आया था 2005 का, तो किसने संभाला था कश्मीर को? ये सिविलियंस के बस का तो नहीं था, फौज डिप्लॉय की गई थी। अच्छा,
फिर अपना ऊफा की कॉन्फ्रेंस आपको याद है, कश्मीर का जिक्र ही नहीं था, और किस तरह उनकी खिदमत में हाजिर हुए। को 50 गज चल के गए एक बहुत बड़े हाल में, और मोदी वहाँ खड़ा रहा कुतुब की लाट की तरह, उसकी खिदमत में मुअद्दबाना हाजिर हुए और चेहरे पे कोई शिकन नहीं आई। अब पाकिस्तानी आर्मी चीफ्स के साथ, जिनमें से 5 का तकर्रुर उन्होंने किया है मुख्तलिफ औकात में, उनके साथ उनकी तस्वीरें देखेंगे, कहीं चेहरे पे मुस्कुराहट नज़र नहीं आएगी, कहीं एक बार भी चेहरे पे मुस्कुराहट नज़र नहीं आएगी। लाहौर डिक्लेरेशन जो हुआ था, जब वो आए थे वज़ीर आज़म, क्या नाम था उनका, तो उसमें भी कश्मीर का जिक्र नहीं था। वो जनरल मुशर्रफ ने इसरार किया, जो उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, तो कश्मीर का जिक्र किया गया। उसके मुकाबले में मुशर्रफ ने जाके आगरा में क्या किया था, डट के इंटरव्यू दिया था। मुशर्रफ को हीरो तो नहीं था, डट के इंटरव्यू दिया था। इमरान खान ने क्या किया, इमरान खान ने कोई ताल्लुक वास्ता नहीं रखा, मसलसल और मुतवातर मुखालफत की। तजारत के लिए कहा गया, हर तरफ से दबाव था, अंदर से भी दबाव था, उसने सुन के नहीं दिया इमरान खान। और मोदी के बारे में उसने कितने तल्ख लहजे में गुफ्तगू की जब बात की, सवाए एक मौके के कि उसने कोशिश की उसे माइल करने की, जब वो जाके मिला और ये कहा कि मुमकिन है ये इलेक्शन जीत जाए तो सूरत हाल कुछ बेहतर हो जाए। लाहौर की कॉन्फ्रेंस में वो जो इंडियंस आए हुए थे प्रेस क्लब में, गालिबन वो तकरीब थी, उसमें क्या कहा था नवाज शरीफ साहब ने, हमारा और तुम्हारा रब एक है, दरमियान में एक सरहद है बस, हमारा और उनका रब एक है, उनके तो रब ही नहीं है। 33 करोड़ बूथ हैं, 33 करोड़। ये मैं नहीं कह रहा, ये इंडियन इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं, उनकी किताबों में लिखा हुआ है। सूरज की पूजा करते हैं, चांद की करते हैं, दरख्तों की करते हैं, सांप की करते हैं, बंदर की, गिन ही नहीं सकता। 33 करोड़ कौन गिन सकता है। ये कश्मीर में मैं मसलसल दोहराता रहता हूँ, कश्मीर में कत्लेआम होता रहता है, इंडिया में मुसलमान कत्ल होते रहते हैं, कभी कोई तौफीक हुई उन्हें एक जुमला इस पर कहने की तो इंडिया के लिए कौन सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। इनके घर में क्यों ठहरते थे, इनकी शुगर मिलों में क्यों जाते थे, उनके खिलाफ बात के पूरी इलेक्शन कैंपेन में, जो आखिरी इलेक्शन कैंपेन थी उसमें मरियम ने एक दफा इंडिया के खिलाफ एक, जब मैंने कहा कि इनको कोई दर्द नहीं है वहां लोग ज़िबा हो रहे हैं, तो सिर्फ इतना कहा हमें उसका दर्द है, ये क्या, और कहते क्या है, मैं कश्मीरियों की तारीख का सबसे बड़ा लीडर हूं। अल्लामा इकबाल भी गए, अली गिलानी भी गए, हाँ जी। फिर वहाँ हर पाकिस्तानी वज़ीर आज़म जो इंडिया गया है उसने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोगों से हमेशा मुलाकात की, हमेशा। ही वॉज द ओनली वन, नवाज शरीफ, जिन्होंने मुलाकात नहीं की उनसे। इसके अलावा और कितने वाक़यात मैं बयान करूं। और वो कह रहे हैं इमरान खान से, देखिए एक फ़र्क को ज़हन में रखिए, यहाँ इनके अपने लीडर, ये वज़ीर दफ़ा साहब जो अब बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं, उनको इंडियन एजेंट करार दे रहे हैं, जी जी, और गद्दार करार, उनके ख्वाजा आज़म साहब, इनके पीटीआई के हमदर्दों ने, कारकुन भी नहीं है, मैं आपको दावे से कहता हूँ, कोई कारकुन हो तो कोई ना कोई अखबार नवीस तो उसे जानता हो, कोई एक अखबार नवीस, कोई एक चैनल, कोई एक रिपोर्टर, कोई एक एंकर कहे कि मैं इस आदमी को जानता हूँ। गैर जिम्मेदार लोग, जब इतनी बड़ी पार्टियाँ होती हैं उसमें इस तरह की भीड़ जमा हो जाती है। यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के साथ ये वाक़या हुआ अलीगढ़ में कि अलीगढ़ के लड़कों ने और कुछ और लोगों ने बदतमीज़ी उनके साथ, तो कायदे आज़म करते थे बदतमीज़ी, कायदे आज़म तो इजाज़त ही नहीं देते थे, जवाब ही नहीं देते थे। यानी मोस्ट डिसेंट पॉलिटिशियन इन द हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट, तो कायदे आज़म उसके ज़िम्मेदार थे, उसके इमरान खान ज़िम्मेदार हैं। अब उन्होंने ये खरबा इख्तियार किया है कि आदमी को पकड़ लेते हैं, उसे कहते हैं कहो मुझे इमरान खान का। मैंने कल उनसे पूछा कि भाई क्या कैसे, उन्होंने कहा भाई मुझे तो, मैं तो जानता तक नहीं इनमें से किसी को। एक और बाई दी वे बात आगे मैं आपको बताऊं जी, कल जिस चीज़ पे देर तक वो गुफ्तगू करते रहे, जिन मौजूआत पे, जब कल मेरी उनसे मुलाकात हुई, वो जनरल सरफराज की तारीफ में रतबुल लिसान थे, कोई मौजू नहीं था। अचानक ही सेट कि देखो यार ये जनरल सरफराज कितना अच्छा आदमी था, हमेशा खुशबाज था, हमेशा सच बोलता था, बड़ा दलेर आदमी था और बड़ा फर्ज शनास आदमी था। वो क्या पड़ी थी उनको इतनी तारीफ करने की। कभी किसी पीटीआई के किसी जिम्मेदार लीडर ने भी कहा उससे गलती हुई, उससे गलती, उसको मसलसल उन्होंने उसके मौक़िफ़ से यानी वो डिसोन किया उसके मौक़िफ़ को कि भाई हमारा मौक़िफ़ नहीं है।
अब ये गर्द उड़ाई जा रही है। वो एक लोमड़ी की दुम कट गई थी तो वो उससे दूसरी लोमड़ी इज़हार हमदर्दी करने के लिए गई, तो उसने कहा कि तुम मुझे क्या इज़हार हमदर्दी कर रही हो, मुझे तो अब पता चला दुम के बगैर तो ज़िंदगी बड़ी अच्छी हो जाती है, ये तो बोझ उठाना पड़ता है दुम का, मेरी तो जान छूटी। उसने भी कटवा ली दुम अपनी। फिर उसने कहा कि वो रोती पीटती हुई है, तुमने मेरे साथ क्या किया? उसने कहा भाई यही कहो तुम सबसे। ये एक तरीका है। देखिए वो तैमूर के बारे में कहा जाता है कि बायजीद से, जो तुर्की का बड़ा जलीलुल कद्र हुक्मरान था, तैमूर ने उसको, अमीर तैमूर ने जब उसे शिकस्त दी तो कहा जाता है कि अमीर तैमूर की फ़ौज इस काबिल नहीं थी, लेकिन कन्फ्यूजन पैदा किया। ये जंगों में ये हरबा बहुत दफ़ा इस्तेमाल किया जाता है। ये कन्फ्यूजन पैदा करके गर्द उड़ा के उसे ज़िम्मेदार करार देना चाहते हैं। इनके अपने हलीफों का आलम क्या है? मौलाना फजलुर रहमान का जो दफ्तर था पेशावर में, उसके माथे पे लिखा हुआ था, गालबन पत्थर में लिखा हुआ था कि ये कर्नल कज़्ज़ाफ़ी के अतिये से ये दफ्तर बनाया गया है। उनके साहबजादे यहाँ तशरीफ ला। ये लीबिया क्या करने जाते थे? कोई पाकिस्तानी पॉलिटिशियन लीबिया जाता था, इनके अपने आदमी ने, मैं नाम लेके आता हूँ, नज़ीर नाजी साहब ने लिखा कि कर्नल कज़्ज़ाफ़ी ने उनसे कहा, नवाज शरीफ साहब लीबिया गए, अगर आप कहें तो मैं अपने आदमियों को कह दूं कि वो आपकी मदद करें। उनके आदमी कौन से थे? सद्दाम से किस लिए मिलने के लिए गए थे? सद्दाम तो पाकिस्तान का मुखालिफ था, कभी एक लफ्ज़ उसने पाकिस्तान के हक़ में नहीं कहा, किसी मामले में हमारी तायद नहीं की, हमारे वर्कर्स को कभी जॉब नहीं दी, मिनिमम जॉब जो बहुत ही सारे अरब मुल्कों से कम तर, बहुत छोटे अरब मुल्कों से भी कम, हालांकि वसाइल तो बहुत थे इराक में। सही। वहाँ सऊदी इंटेलिजेंस चीफ से किस सिलसिले में मिले थे? एक और बात मैं कई दफ़ा मैंने कही है, कोई इसकी तरदीद नहीं कर सकता, करे तो लोग जिंदा सलामत हैं जो वजाहत कर देंगे। जनरल मुशर्रफ ने अपनी काबीना को ब्रीफिंग दी कि मौलाना फजलुर रहमान ने नकद पैसे लिए हैं, और उस दौरे में उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश की कन्फेडरेशन बना देनी चाहिए, सारे सियासतदान एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस के गेट जमा हो, और उनकी वो क्या उसका नाम है, वो जो उनका सिक्योरिटी एडवाइज़र था, मोदी का नाम मेरे जहन से उतर जाता है, उसके साथ उनकी तस्वीर मौजूद है। अच्छा, ये जो इनके दूसरे हलीफ हैं महमूद अचकज़ई साहब, उनकी वजारत दाखिला के रिकॉर्ड में मौजूद है कि ईरानी इंटेलिजेंस से उनके ताल्लुकात हैं, और वो ये कबायली इलाके को जम करने की मुखालफत करते रहे। मैंने पूछा है कि इस्टेब्लिशमेंट की इंतहाई अहम शख्सियत से ऑफ द रिकॉर्ड किसी तकरीब में मुलाकात हुई, मैंने कहा ये क्या किस्सा है, ये महमूद अचकज़ई क्यों कर? उन्होंने कहा जी को पैसों का किस्सा हो सकता है, और तो हमारी समझ में नहीं आता। सही। सारी दुनिया उसकी हामी थी, वो खुद उस कमेटी में शामिल थे, मौलाना फजलुर रहमान, जिसने कबायली इलाकों को जम करने का फैसला किया। सरताज अजीज साहब की निगरानी बनी थी, अक्सरियत, अजीम अक्सरियत उसकी हामी थी, तहरीक चल रही थी। ये क्यों मुखालफत कर रहे थे? ये किसके ईमा पर धमकियां देते हैं कि ज़मीन गर्म कर देंगे जी, और हवाला दे के कहते हैं कि तालिबान ने वहाँ जो कुछ किया आपको भुगतना। किस मुंह से ये बात कहते हैं? उसकी वो जायदादें इनकी हैं बाहर, इन पे इल्ज़ाम है कि अच्छा वो जंदाल किसके कहने पे यहाँ आया, वीज़ा लेके आया था, पता है किसके कहने पे आया? जब ये गए, अच्छा देखिए, कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर, कोई एक वाक़या नहीं है जहाँ तक मेरा हाफ़ज़ा काम करता है, अगर मैं गलत हूँ तो कोई मेरी तस्दीक कर दे, पाकिस्तानी किसी वज़ीर आज़म सदर की ये जो ओथ टेकिंग सेरेमनी में हल्फ बर्दारी की तकरीब में नहीं आए। इन्होंने कहा, इन्होंने दावतनामा भेजा, वो नहीं आए। इन्होंने जैसे ही मोदी ने इनसे कहा, ये भाग खड़े हुए और कहा इसकी भी ये तरदीद करें तो मैं उसके शवाहिद पेश करूँगा। उन्होंने, मोदी ने फ़ोन किया, कहा हाँ जी मैं आ रहा हूँ, मैं हाज़िर हो रहा हूँ। वो जश्न मना रहा था, सारी दुनिया को बुलाया, अपनी ताकत का मुजाहरा किया। आप वहाँ करने के लिए क्या गए, और इतने दिन वहाँ रुके क्यों रहे? और कहा मैं मशवरा करूँगा, बयान ये दिया मशवरा करूँगा। मैंने पूछा लोगों से, भाई आपसे मशवरा किया? उन्होंने कहा ना, हमसे तो कोई मशवरा नहीं किया। बाद में मशवरा किया, पहले उनसे कमिटमेंट कर ली, फिर वहाँ टिके रहे, वहाँ बैठे रहे, सफारत खाने को बताए बगैर, जो आदाब के बिल्कुल खिलाफ है, सफारती उसूलों के खिलाफ है। लोगों से मिले, उनमें बहुत से पाकिस्तान दुश्मन थे। वो जिंदाल के घर गए साहबजादे को लेके। ये किस मुंह से कहते हैं इमरान खान को? सही, मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान का अपना कॉन्सेप्ट इंडिया के बारे में बिल्कुल गलत था एक ज़माने में, कि वो बड़े उससे सुलह की ख्वाहिशमंद थे और ये सब। मैंने उनसे कहा
और खान साहब बहुत पुरानी बात है, सुलह 2 आदमी करते हैं, 2 फरीक करते हैं, एक नहीं करता। आप वहाँ जाएंगे आपको पता चलेगा। खैर वो वहाँ गए, हुकूमत में आए तो आंखें खुल गई उनकी। उसके बाद उन्होंने बिल्कुल हुकूमत में आने के बाद एक बात उन्होंने ऐसी नहीं की जिस पे इतराज़ किया जा सकता हो। ठीक है, पीपल्स पार्टी के लोगों की अगर आप कहें तो मैं सारी तफसील आपको बताता हूँ। जरदारी साहब ने कहा कि जी वो महबूबा मुफ्ती और फलां और फारूक अब्दुल्ला ये कश्मीर की नई लीडरशिप है। वो नई लीडरशिप हैं जो इंडिया के साथ मिले हुए थे। अमीन फ़हीम साहब आए, कराची के एयरपोर्ट पे उतरे या शायद इस्लामाबाद में, और उन्होंने ऐलान फरमाया, रिकॉर्ड पे है कि जी इंडियन को हमसे शिकायत है, हम टेररिज्म करते हैं। सुभान अल्लाह, हम टेररिज्म करते हैं, कश्मीरियों को कत्लेआम हो रहा है, 80,000 70 या 80,000 पाकिस्तानी शहरी कत्ल हो गए, टेररिज्म के मुर्तकिब हम हैं। और जितने वाकयात आप कहें मैं आपको बताता हूँ। सही, ठीक है। बाकी रही प्रोपेगेंडे की बात कि आप बेनज़ीर को गद्दार नहीं कहते रहे। ये इन्होंने नहीं कहा कि अंग्रेजों के कुत्ते नहलाते थे, इन्होंने ये नहीं कहा बेनज़ीर के बारे में इसका नाम सुन के मेरा खून खोलता है जी। इनकी टेक्निक है। इन्होंने नहीं कहा कि कश्मीरियों ने वो अपना कश्मीर से हाउस से बोर्ड हटा दिया है और सिखों को गिरफ्तार करा दिया है। वो अपना वज़ीर दाखिला थे एतजाज़ हसन, उनसे मैंने पूछा कि भाई ये क्या किस्सा है। फिर मेरे कुछ सोर्सेज थे मशरकी पंजाब में, वहाँ जब वो लोग तैयार अगवा हुआ था, कुछ लोग आए थे। सही। तो वो अब तो कनाडा वगैरह में हैं, कुछ मेरा ख्याल स्विट्ज़रलैंड में। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा आप कैसी बातें करते हैं, पाकिस्तानी हुकूमत का इससे क्या ताल्लुक़ है। वो तो राह के पास फहरिस्तें तो मौजूद थी भाई, जो मशरकी पंजाब में थे ना, वहाँ उनका पाकिस्तानी वज़ारत दाखिला के पास तो फहरिस्तें नहीं थी। एतजाज़ हसन को जिम्मेदार करार देते हैं। मैंने उसकी बहुत पुरानी बात है, मैंने इसकी वजाहत की। हालांकि मैं पीपल्स पार्टी के बारे में मेरी राय आपको पता है कि भाई एतजाज़ हसन इसमें मुलव्वस नहीं है। एतजाज़ हसन का सिर्फ इतना जुर्म था कि वो इंडियन एम्बेसी में तकरीब में गया, जो कोई जुर्म नहीं है, तो उस पर प्रोपेगेंडा किया गया। एतजाज़ हसन साहब ने मुझे शुक्रिया का ख़त लिखा कि आप वाहिद आदमी हैं, बावजूद इसके कि आप हमारे ख़िलाफ़ हैं, हम पे नुक्ताचीनी करते हैं कि आपने वजाहत की, मैं बड़ा मशकूर हूँ। मैंने उनसे कहा नहीं, शुक्रिया की कोई बात नहीं, तारीख़ का रिकॉर्ड दुरुस्त होना चाहिए। इनका ये मेथड है, ये तरीका है गद्दार करार देना। तस्वीरें उनकी अपनी जाली तस्वीरें बना के तैयारों से फेंकी, और क्या क्या नहीं कहा उनके बारे में। सही है, ठीक है। लेकिन हारून साहब, बज़ाहिर तो ऐसा ही लग रहा है कि इंतज़ार था मौजूदा गवर्नमेंट को कि ममनुआ फंडिंग के ऊपर शायद इमरान खान साहब नायल हो जाएं या पार्टी पर पाबंदी हो जाए और नवाज शरीफ साहब के लिए रास्ता हमवार हो, तो इसलिए भारत से अपनत्थी करने की कोशिश कर रहे हैं इमरान खान साहब को और उनकी जमात को। और सिर्फ उसका नहीं है, भारत का नहीं है, वो तो मैंने आपको वजाहत पूरी कर दी। देखिए 4 केस हैं। तोशाखाना केस है, उसकी मैं बताया, एक एक करके मुझसे पूछे। हेलीकॉप्टर क्रैश का मामला है, उस पर जो सोशल मीडिया मुहिम है, शहबाज गिल का मामला है, और इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट है। एक एक करके आप मुझसे पूछ लें। अब आप देखिए तोशाखाना का मामला, 3 गाड़ियां ली अपना जरदारी साहब ने, BMW और मर्सिडीज, और उस वक्त ली जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। और नवाज शरीफ साहब ने गाड़ियां ली जब जरदारी साहब की हुकूमत थी। ये कितनी अजीब बात है, गाड़ी ले ही नहीं सकते। देखिए बाकी चीज़ें ले सकते हैं, गाड़ी नहीं ले सकते। इस तरह ये आपस में मिले हुए थे और कैंपेन क्या चला रहे थे, जरदारी इमरान भाई भाई, जरदारी इमरान भाई भाई। अच्छा 20% पे ली इन्होंने, और इन्होंने यूसुफ रजा गिलानी साहब ने एक गाड़ी 20% से भी कम पे ली। अब तो गाड़ी ही नहीं ले सकते थे। अच्छा वो तोशाखाने का केस कहाँ है जो इन पे कायम था, आपको पता है? इसमें मफरूर हैं वो। इस्लामाबाद की एक अदालत उस तोशाखाना केस में नवाज शरीफ को मफरूर करार दे चुकी है। अच्छा उस पे उन्होंने कभी अपने असासों में उसे जाहिर नहीं किया। इमरान खान पे यही एतराज है ना जी? यही अच्छा, मैंने उनसे कल पूछा इमरान खान साहब से कि भाई आपने वो अपना तोशाखाने का मामला है तो वो पैसे कहाँ गए? भाई तो आपको पता है उनसे एक बेतकल्लवी है। तो मैंने उनसे कहा कि भाई पैसों का वो क्या क्या किस्सा था? उन्होंने कहा भाई मैं सरकारी पैसा खर्च नहीं करना चाहता था। एक तो मैंने 20 से 50% किया। अच्छा फिर जो पैसे आए ये बनी गाला की सड़क बनाई। अब बनी गाला की सड़क पे सिर्फ इमरान खान का घर नहीं है, हजारों घर हैं, हजारों। जो बनी गाला की मरकजी आबादी है, वैसे वो दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान का घर बनी गाला में नहीं आता, दूसरे मौजे में है, लेकिन वो मशहूर हो गया। अच्छा वो सड़क जो
5-7 किलोमीटर सड़क है वो बनी और उस पर हज़ारों लोगों को फ़ायदा पहुंचा, उस सड़क पे पैसे खर्च हुए। फिर उन्होंने, देखिए आपने देखेंगे शरीफ ख़ानदान ने अपनी 3000 कनाल ज़मीन है, शायद इससे भी ज़्यादा है, उसके गिर 4 दीवारी बनाई, 1100 कांस्टेबल मुकर्रर किए उसकी हिफाजत पे, जिस पे सरकारी ख़जाने से पैसा खर्च किया होता था। इन्होंने अपना यूसुफ रज़ा गिलानी ने कंक्रीट की दीवार बनाई अपने घर के सामने। उन्होंने कहा भाई मेरी जान को ख़तरा था, ये सब जानते हैं, मैंने बुखारदार तार लगवाई या कहीं दीवार बनाई, उस पैसे से वो सरकारी ख़जाने से खर्च कर सकते थे, मगर वो अपना पैसा उन्होंने लगाया जो कानूनी तौर पे वो ले सकते थे। अब इसका क्या किया जाए कि भाई मीडिया ग्रुप्स हैं जो इसको उछालते हैं, अखबार नवीस हैं जिनका काम ही यही है, सुबह उठते ही सोचते हैं कि इमरान खान के खिलाफ क्या प्रोपेगेंडा करना है, ठीक है, इसलिए कि खौफजदा है उनसे। ठीक है, एक तो वो मुकदमात का मसला है, आपको पता ही है, मनी लॉन्ड्रिंग का जी, और पूछें। ठीक है, अभी आपने ये जो 20 और 50% के हवाले से हारून साहब बात की है, गर्द तो ये भी मुखालिफिन उड़ा रहे हैं कि तरीक़ेकार ये कि आप 50% रकम दे के तोहफा ले सकते हो, मगर खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम ये आ रहा है कि वो 20% दे के तोहफे लेते रहे हैं तोशा खाना से और उनको इस्तेमाल करते रहे हैं। शुरू में बिल्कुल ठीक है, ये दुरुस्त कहते हैं, वो शुरू में ऐसा हुआ, मगर फ़ौरन उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये ठीक नहीं है, उन्हें एहसास हुआ, चुनाचे उन्होंने उसको बढ़ा के 50% कर दिया। कोई मजबूरी तो नहीं थी, किसी ने मुतालबा तो नहीं किया था। नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब और यूसुफ रज़ा गिलानी तो लेते रहे 20%, उन्होंने बढ़ा के 50% किया। फिर आपको बताया कि वो पैसा किस चीज़ पे खर्च किया, उनके घर पे नहीं खर्च हुआ वो पैसा। और कितने गिफ्ट हैं जो उनको बनी गाला में मिले और किसी को मालूम ही नहीं था और उन्होंने उसका ऐलान किया। सही, जरदारी साहब तो नहीं करते हैं ऐसा, नवाज शरीफ साहब से तो हम ये तवक्को नहीं रखते। वैसे इमरान खान साहब से आपने हारून साहब कल की मुलाकात में ये पूछा कि अब तक कितने तोशा खाना से उन्होंने तहाइफ वसूल किए? नहीं, वो तो अखबारों में छप रहा है ना, उसकी तफसील है। अब वो सारी चीज़ें देखी जाएं, कितने करोड़ रुपए बनते हैं, उसकी तफसील मालूम है, वो तो लंबी चौड़ी तहकीक है, जितनी भी रकम हो। लेकिन आपको पता है सड़क पे कितना बेशुमार पैसा खर्च होता है, और वो जिस जगह पे उनका घर है वो उसकी 4 दीवारी बनाना या खारदार तार लगाना बड़ा मुश्किल काम है। और एक आदमी की ज़िंदगी ख़तरे में हो और जो पैसे ज़ाती तौर पे उसके पास हैं और कानूनी तौर पे आए हैं वो उस पर खर्च कर डाले और सरकारी ख़जाने से खर्च न करे, तो ये तारीफ़ की बात है या मजम्मत की बात है? अब इलेक्शन कमीशन का क्या किया जा सकता है जी? इलेक्शन कमीशन तो एक फरीक है, इलेक्शन कमीशन ने उनके बारे में तो कभी नोटिस नहीं लिया, न इस इलेक्शन कमीशन ने, न पहले किसी इलेक्शन कमीशन ने। और वो मफरूर हैं, वो उस पर तो वो जरदारी साहब के खिलाफ तो केस अगर अव्वल तो बनता नहीं, बन जाए तो आपको पता है वो कागजात ही कहीं गायब हो जाते हैं। तो नवाज शरीफ तो उसमें मफरूर है, न पकड़ते क्यों नहीं, बुलाते क्यों नहीं? अब तो मुआहदा भी हो गया है। बिल्कुल ऐसा है, मुजरिमों की तहवील का बिल्कुल ऐसा है। ये सिर्फ कदगने इमरान खान साहब तक नहीं रहनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन को फरीक बनना नहीं चाहिए, बल्कि तीनों पार्टियों के साथ बराबर का सलूक होना चाहिए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से हम वापस आएंगे। तो शहबाज गिल की गिरफ्तारी के पीछे असल हकायक है क्या? इस वक्त शहबाज गिल की हालत क्या है? हारून साहब के रिसोर्सेज क्या कह रहे हैं? तफसील आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे आपको। शहबाज गिल साहब की हालत इस वक्त कैसी है? हारून साहब सवालात मैं इस पर करूंगी, मगर आपके रिसोर्सेज क्या कह रहे हैं इस वक्त? करंट कंडीशन क्या है शहबाज गिल साहब की? देखिए, बचपन से उन्हें सांस की तकलीफ रही है, तो डॉक्टर ये कहते हैं कि उल्टा लटकाया गया है उन्हें। पहली बात तो यह है कि डॉक्टरों ने रिस्क लेने से इनकार कर दिया, उन पर बहुत दबाव था। डॉक्टरों से कहा जा रहा था कि आप इनकी ये सोशल मीडिया पे बहुत से लोगों ने तो ट्वीट भी कर दिए थे, अभी लाग भी बने थे, वो बिल्कुल नॉर्मल हैं और उन्होंने की है जो गलती की है उसकी सज़ा भुगतें। अब दूसरों पे तो इमरान खान बड़े मोतरज़ होते थे, तो इस पे तफ्तीश क्यों नहीं होने दे रहे? बात यह है कि वो बचपन से उन्हें सांस की तकलीफ़ है और वो उल्टा लटकाने की वजह से तकलीफ़ बढ़ गई है। फिर ये है कि कंधे में दर्द है, पहलू में दर्द है, गले में दर्द है और हालत बहुत अच्छी नहीं है, वो ठीक तरह से गुफ्तगू भी नहीं कर सकते। अभी जिस शख्स को हारून साहब अगर सांस की तकलीफ हो, डॉक्टरों को तो ये अंदेशा है, देखिए डॉक्टरों ने ये कहा जगह जगह पे जख्म है और बहुत, वो डॉक्टरों का कहना है एक तो जख्म है, एक बहुत सदमे की हालत में है,
डॉक्टरों को तो ये, बात डॉक्टरों ने तो ये कहा, जो हमने पता किया है, जिन इनडायरेक्टली जो रब्ता किए हैं, कि डॉक्टरों को तो ये अंदेशा था कि मौत वाक़ई हो सकती है, इतना तशद्दुद किया गया है। अच्छा, और ये कोई पहला वाक़या नहीं है। जी जी, इसीलिए तो उन्होंने इनकार कर दिया दबाव के बावजूद कि कल हम कटहरे में खड़े होंगे अगर ऐसा हो गया। तो खुदा का शुक्र है कोई तबीयत संभली है। देखिए, गवर्नर पंजाब सलमान तासीर नाम था उनका, पीपल्स पार्टी के दौर में, जी जी, उनको भी उल्टा लटका के मारा गया था। शर्मीला फारूकी और उनकी वालदा को जब गिरफ्तार किया गया था, उन्हें भी टार्चर किया गया था। कोई एक वाक़या नहीं है, पुलिस में बड़ा रसूख है उनका। आपको पता है 89 में जब अपना नो कॉन्फिडेंस मूव हो रहा था नवाज शरीफ के खिलाफ, 25,000 पुलिस वाले भर्ती किए थे, 25,000। कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ अखबार नवीसों के फर्जंदान गिरामी भी थे, जो अब आला ओहदों पे पहुंच चुके हैं। पंजाब पुलिस में उनकी पेनिट्रेशन है बहुत, सिविल सर्विस में भी बहुत है। तो वो हालत तो उसकी ख़राब है। और वो देखिए, एक तो उसने दानाई उसने ये की जिसकी वजह से बहुत मारा पीटा भी गया उसे। अच्छा, कि अपना टेलीफोन उसने दे दिया, और ड्राइवर का टेलीफोन या कोई फालतू टेलीफोन था वो रख लिया। वो टेलीफोन बरामद करने के लिए भी किस किस से क्या राब्ता है, उसमें से कोई पहलू ऐसा निकल आएगा जिसको इस्तेमाल किया जा सकेगा प्रोपेगेंडे के लिए। तो वो उन्होंने गालिबन ड्राइवर को दे दिया, और ड्राइवर ने आगे किसी को दे दिया और डिसअपीयर हो गया। उनकी बेगम को इसीलिए पकड़ा, उस बेगम बेचारी को तो मालूम ही नहीं था, और उसने तो बड़े तहम्मुल और वक़ार का मुजाहरा किया। अब वो चाहते, ये टारगेट क्या है? टारगेट ये है कि कोई ऐसी चीज़ मिल जाए, अच्छा, जिस पे इमरान खान को जिम्मेदार करार दिया जा सके और खेल से निकाल दिया जाए। नवाज शरीफ साहब जो नायल हुए थे, तो उसका बदला वो लेना चाहते हैं। और दूसरी बात यह कि खौफजदा बहुत हैं, मैदान में तो मुकाबला नहीं कर सकते। आपने 17 जुलाई को देख लिया, जलसों में आप देख रहे हैं 10 गुना 20 गुना तक हाजिरी है। जब मैं कहता था 10 गुना हाजिरी, लोग कहते हैं कुछ मुबालगा आप करते हैं। ये कितने लोग थे वहाँ पे, जितने लोग हॉकी ग्राउंड में थे। मुझे खान साहब ने कहा, मैं तो परेशान था, हॉकी ग्राउंड भरेगा कैसे? लेकिन वो तो उससे एक दिन पहले ही भर गया तकरीबन, और अगले दिन उनकी अपनी बहन नहीं अंदर जा सकी। लिबर्टी चौक तक तो लोग थे जमा। जब जो लोग नहीं जा, उतने ही लोग अंदर थे, उतने ही बाहर थे। 1.5 लाख से कम लोग नहीं थे। इस जमाने में जब लोग टीवी पे देख रहे, जब टीवी पे तकरीर सुनी जा सकती है तो लोग जाएंगे। आज भी कुछ मुजाहरे हुए हैं, खौफजदा भी बहुत है। फिर मुकदमात का मसला है। सही, मसला ये है कि या तो वो उनको निकाल दिया जाए खेल में से, सही, या ये है कि इतना दबाव डाला जाए। इतना सिर्फ इमरान खान पे थोड़ी है, सिर्फ शहजाद गिल पे थोड़ी है। वो अपना असद कैसर साहब और फरमान अली शाह और सिंध के गवर्नर, किस किस को बुलाया जा रहा है। इतना दबाव डाला जाए, इतना तो आपने देखा नहीं कि डयाला जेल में क्या हुआ? FC भेजने की क्या जरूरत थी? रेंजर्स को भेजने की क्या जरूरत थी? कानून क्या कहता है जी? कानून सुपरिटेंडेंट को इख्तियार देता है कि अगर कैदी की हालत अच्छी ना हो तो वो इनकार कर सकता है, या वो इसको किसी अस्पताल में भेज सकता है। बिल्कुल ऐसा, हर चीज की खिलाफ वर्जी करके। अच्छा, फिर ये है कि वहाँ एक हुजूम था, भाई एक आदमी जख्मी है, बिस्तर पे पड़ा हुआ है, हरकत कर नहीं सकता, उसके जिस्म पे जख्म है, नाजुक आज़ा पे जख्म है, दर्द से वो मरा जा रहा है, हालत उसकी ख़राब है, सख्त सदमे की हालत में है। वहाँ एक तो पुलिस की यलगार, और एक पुलिस के अलावा भी बहुत लोग थे। अच्छा, तो किस लिए थे? तो हाई कोर्ट ने तो अब खैर उसको, जी बेशुमार लोग थे। वो अयाज अमीर ने कहा नहीं कि पीर खाने से कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि ये इमरान खान का दौर ख़त्म हो गया, वो तो नहीं आएगा, शहबाज शरीफ की हमायत करें। कभी ये भी हुआ था कि ये तो होता था कि अखबार नवीसों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती थी, सेंसरशिप भी लगा ज़िया-उल-हक के ज़माने में, भुट्टो साहब के ज़माने में भी बड़ी सख्ती थी। कभी ये भी हुआ था कि अखबार नवीसों को बुला के कहा जाए कि फ़लाँ की हमायत करें, फ़लाँ की मुखालफत करें। ये बहुत बेशुमार तफसीलात हैं। मैं नहीं चाहता कोई फितना फसाद पैदा हो। कितने अखबार नवीसों के साथ आला तरीन मनसबदार गुफ्तगू करते हैं, टेलीफोन करते हैं। ये जो तमगे बांटे गए उसमें भी अमल दखल है इसका। कुछ लोग तो जेनुइन हैं, खैर उनकी बड़ी खिदमात हैं। और ये तमगे बांटे गए हैं, इसमें भी उन्हें सिला दिया गया है। और बाकी जो मराहत हैं वो तो रफ्ता रफ्ता सामने आ जाएंगी। NGOs का मैं आपको बता चुका हूँ। हर वो अखबार नवीस जो दिलो जान से नून लीग के साथ है, मैं नहीं कहता कि वो अपना
किसी जाती गरज से था, उसको एनजीओज ऑफर कर रही हैं। वो एनजीओज को अखबार नवीसों की क्या जरूरत पड़ गई है? नवीसों का काम है एनजीओज। एनजीओज का एक अलग निजाम है, उसकी एक तरबियत होती है, उस काम की नोयत ही अलग है। आपने देखा कि ह्यूमन राइट्स कमीशन खामोश है और आपने देखा कुछ अखबार नवीस इस पे जश्न मना रहे हैं कि बड़ा अच्छा हुआ। अरे भाई, सवाल ये नहीं है कि शहबाज गिल ने ठीक कहा या गलत कहा, तो उनकी पार्टी ऑन नहीं करती उनके मौक़िफ़ को। सवाल ये है कि क्या एक आदमी पे मुकदमा चलाने की बजाय प्रॉपर अदालती तरीक़ेकार के तहत जो निज़ाम मौजूद है, जो कानून मौजूद है, उसकी बजाय उसे मारना पीटना चाहिए, उल्टा लटकाना चाहिए, और एक ऐसा शख्स जिसको सांस की तकलीफ, बिजली के झटके देने चाहिए। एक सांस की तकलीफ तो है ही। वैसे तो देखिए, वो मुझे तो ताज्जुब हुआ ये जब मुझे पता चला कि सांस की तकलीफ है। जाट तो बड़े सेहतमंद समझे जाते हैं, पक्के जाट हैं, वो कहते भी थे। जाट हमारे गुज्जर भाई, इसी तरह पश्तून हमारे भाई बड़े टफ हैं। वैसे तो बलोच भी बहुत टफ हैं। जाट तो इतने टफ होते हैं कि ये एक बड़ी आपको हैरत अंगेज़ तारीख़ी वाक़या बताऊँ। जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई, ज़ाहिर है, मेराज पे तमाम अंबिया से। तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कदर मुस्कुराहट के साथ फरमाया कि गंदमी रंग था उनका, बड़े कदावर आदमी थे, बड़े वजीह शकील जनाब मूसा अलैहिस्सलाम। तो कहा गोया के जाट हैं। ये आपको पता है कि जाट बहुत थे, ईरान में भी और अरब में भी जाट बहुत थे। वहाँ ईरानी फ़ौज में थे, वहाँ से फिर आगे बढ़ते गए, इराक़ में चले गए, कारोबार करते थे, फ़ौज में थे। तो बड़े सख्त जान लोग होते हैं। लेकिन अब एक इंडिविजुअल बीमार हो सकता है, पैदाइशी तौर पे उसको तकलीफ़ हो सकती है। बाद लोगों को यानी उनके जीन्स में प्रॉब्लम होता है, कोई और मसला होता है, ख़ानदानी तौर पे कुछ बीमारियां मुंतकिल होती हैं, तो उस पर रहम किया जाना चाहिए। और कितना टार्चर करना चाहते हैं। और अभी जी भरा नहीं है, अभी कह रहे हैं जी हमें और इजाज़त दें इसे मारने पीटने की। आप किस बात कितना मारे पीटेंगे और इसकी कीमत क्या होगी? इसकी कीमत क्या होगी? सही, आप किस बात से कि और इजाज़त हारून साहब, एक शख्स जिसके बारे में डॉक्टर्स भी ये बात कर रहे हैं कि खुदा न खासा क्रिटिकल इतनी हालत है कि मौत हो सकती है, ऐसे में अदालत आलिया के ये रिमार्क्स के तकनीकी तौर पे देखा जाए तो अभी वो फिजिकल रिमांड पे नहीं है जब तक वो जेल में है, इससे क्या मुराद ली जा सकती है? कि वो ठीक होंगे, दोबारा से उनका रिमांड होगा? बिल्कुल बिल्कुल, लोग हक्का बक्का हैं, हैरत ज़दा हैं। मेरे इल्म में नहीं, मैंने कई अखबार नवीसों से पूछा है कि आपको याद है कभी ऐसा वाक़या हुआ हो कि कोई आदमी जुडिशल रिमांड पे हो और उसे पुलिस की तहवील में दे दिया जाए, जिस्मानी रिमांड उसका दे दिया जाए? कभी किसी हाई कोर्ट ने, कभी किसी सेशन जज ने ये कारनामा अंजाम दिया है? तो ये चीफ जस्टिस साहब को इसका नोटिस लेना चाहिए। भाई, ये निज़ाम इंसाफ पहले ही कोई बहुत अच्छी हालत में नहीं है। वो कारिंदे रिश्वत लेते हैं, बाद औक़ात जजों को पता होता है, बाद औक़ात नहीं पता होता। निचली अदलिया जो है वो ज़माना हुआ कि वह बर्बाद हो चुकी है और वो इन्फ्लुएंस होती है। तो कम अज़ कम हाई कोर्ट की सतह पे तो बहुत एहतियात के साथ उसका जाए। जब उसने अपने ज़ख्म दिखाए तो उसको दहल जाना चाहिए था अदालत को। मगर कमाल है, अजीब बात है। अब कानून की तशरीह तो अदालत ही बेहतर कर सकते हैं। अब हम क्या जज हजरात के बारे में अर्ज कर सकते हैं? हम उनकी नीयत के बारे में तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये कि पूरे मुल्क में ये सवाल किया जा रहा है कि एक ज़ख्मी आदमी को जो नहाज सदमे की हालत में, जिसकी बुरी हालत है, वह मुकदमा चलाएं ना, उस पर मुकदमा चलाएं। मगर मुकदमा तो मौलाना फजलुर रहमान पे भी चलाएं ना, मरियम नवाज पे भी चलाएं। एक एक नाम आप भूल गए हारून साहब। आजकल तो बड़ी खतरनाक गुफ्तगू जावेद लतीफ़ साहब दोबारा से कर रहे हैं, इससे कहीं ज्यादा खतरनाक गुफ्तगू। ओ जी, जावेद लतीफ़ एक खिलौना है, उसको चाबी भर दी गई है। वो देखिए, उसको कहा गया है कि मफ्ता इस्माइल की मजम्मत करता रहे। इसहाक डार साहब आना चाहते हैं, वो बड़े अजीज़ हैं। आपको पता है ना, इसहाक डार साहब कारोबार हुकूमत चलाते थे और डॉलर की बर्बादी में जितना हिस्सा इसहाक डार का किसी का नहीं है। लेकिन वो चूँकि इशारा अबरू पे काम करते हैं और मसाहब की तरह हाज़िर खिदमत रहते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि वो आ जाएँ। अब ये तो एक आरज़ू ही है ना, ख्वाहिश तो नवाज शरीफ साहब की बहुत है, लेकिन एक आध मुकदमा नहीं है, बेशुमार मुकदमे हैं। लिहाजा वो चूँकि आ नहीं सकते आसानी के साथ, और आ जाएं तो कोई भाड़ नहीं झोंक सकते। ये मैं आपको बता दूं। मैं तो खान साहब से कल भी कहा, अब भी कहता हूँ, क्या आने दें उनको, आगे क्या करेंगे भाई? जब चलिए, कानून इजाज़त नहीं देता, मगर नरमी से काम लें, माफ़ कर दें, आने दें।
कहें कि ये जमहूरियत का तकाजा ये है कि इनको मौका मिले मुहिम चलाने का। शहबाज शरीफ तो नाकाम हो गए, मरीम नवाज भी नाकाम हो गए, तो करेंगे क्या? उनके पास देने के लिए दलील क्या? यही प्रोपेगेंडा है, यही बेमानी बातें। हम भी बोर होते हैं इस पर गुफ्तगू करते हुए, सख्त बाज़ औक़ात कोफ्त होती है। यही दोहराएंगे ना, करेंगे क्या? इसका क्या जवाब पेश करेंगे कि जब दुनिया भर में पेट्रोल 30% सस्ता हो गया तो यहाँ महंगा कर दिया गया? इसका क्या जवाब पेश करेंगे कि 2 गुना पेट्रोल मंगवा लिया गया? और अब वो कह रहे हैं रिफाइनरीज वाले कि ये खरीदें और कीमत बढ़ाएं वरना हम ये बंद ही कर देंगे। चले ब्रेक से वापस आके हारून साहब बात करती हूँ इस पे। ब्रेक लेते हैं, वापस आके जिस मईशत की तरफ हारून साहब ने जो इशारे दिए उसके ऊपर तफसील से बात होगी, मगर शहबाज गिल साहब के मामले को लेकर कई और संजीदा सवालात भी हैं, उनके ऊपर भी हारून साहब का जवाब लूंगी। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हारून साहब, हम अभी अदालत के हवाले से बात कर रहे थे शहबाज गिल साहब के मामले को लेकर। आईजी इस्लामाबाद से कहा गया कि एक तफसीली रिपोर्ट बताएं। एक शख्स जिसके तशद्दुद के बारे में वाज़ेह चीज़ें हैं, हाथों के नाखून बताए जा रहे हैं, उनके बिल्कुल ख़त्म हो गया है, उनका खून हाथों के नाखूनों में नज़र आ रहा है। ऐसे में आईजी इस्लामाबाद कैसे रिपोर्ट बनाएंगे जबकि वो राना सनाउल्लाह साहब के मातहत हैं? हक़ाइक़ पर मबनी होगी या उसके बरक्स होगी? इसीलिए तो उनको जिम्मेदारी दी गई कि वो राना सनाउल्लाह का मातहत है। नाखून स्याह हो गए हैं, स्याह। और आप जानते हैं नाखून कब स्याह होते हैं जी। और जो यानी कई बड़े डॉक्टरों से पूछा है वो कहते हैं कि सूरत हाल बड़ी ख़तरनाक है और इस वक्त कुछ भी हो सकता है। और अगर बहुत केयर न की गई, मेरी समझ में नहीं आया कि ये इतनी कम मोहलत क्यों दी गई है। उस मोहलत दी जाए नहीं, जब वो पूरी तरह सेहतयाब हो जाएं तो मुकदमा चलाएं उन पर। ठीक है, ठीक है। आईजी को इसीलिए जिम्मेदारी दी गई है कि राना सनाउल्लाह के मातहत है। ठीक है। अब फवाद चौधरी साहब ने भी हारून साहब बड़े संगीन सवाल उठाए। वो सरकारी मुलाजिम है, वो क्या रिपोर्ट देंगे? ये बिल्कुल एक सादा सी बात है कि ऐसे माहिरीन पर मुश्तमिल, ऐसे सीनियर डॉक्टरों पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड बनना चाहिए जिस पे तहरीक इंसाफ भी मुतमिन हो, शहबाज गिल भी मुतमिन हो, हुकूमत भी मुतमिन हो, वजारत दाखिला भी मुतमिन हो। वो तो बिल्कुल आसानी से ऐसा मेडिकल बोर्ड बनाया जा सकता है, वो क्यों नहीं बनाते? आईजी क्या करेंगे जी? सही, ये आईजी का काम है, एक पुलिस अफसर का काम है। पुलिस अफसर वो आईजी साहब के डॉक्टर हैं, पीएचडी हैं। सही है। इस्लामाबाद पुलिस इस मामले को लेकर बड़ी मुतनाज़े हो गई, मुतनाज़े हो गई। एजाज चौधरी साहब ने भी संगीन सवालात उठाए हैं। उन्होंने कहा कि उसकी हालत, इस्लामाबाद पुलिस का बेड़ा ही गर्क कर दिया। इस्लामाबाद पुलिस को बेहतर समझा जाता था पंजाब पुलिस से, उसका बेड़ा ही गर्क कर दिया, उसका मुंह काला कर दिया। ठीक है, वो बेचारे रो रहे होंगे। अभी फवाद चौधरी साहब ने भी जो हारून साहब सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि बताया जाए कि हिरासत में तो शहबाज गिल साहब को ले लिया गया था, मगर पहली रात जो हिरासत में लेके गए वो उनके पास तो नहीं थे। किन लोगों के पास थे, कहाँ थे? इसका जवाब चाहिए। वो तो अदालत अगर तहकीकात करे और पूछे कि वो पहली रात किसके पास थे तो सारा मामला ही खुल जाएगा। ऐसे ऐसे राज आश्कार होंगे कि दुनिया दंग रह जाएगी। पुलिस ने तो नहीं मारा उन्हें और लोगों ने मारा है। लेकिन बहरहाल पुलिस के लोग होते तो पहचाने जाते हैं। इस्लामाबाद की पुलिस है ही कितनी, इस्लामाबाद की पुलिस तो पहचानी जाती है। कुछ ऐसे इशारे एजाज चौधरी साहब ने भी दिए हैं मीडिया से गुफ्तगू में। नहीं, वो तो सब अखबारनवीस इस पे मुत्तफिक हैं, उन्होंने कोई अलग बात तो नहीं कही। ठीक है। अब मामला ये हारून साहब के पीटीआई को, तहरीक इंसाफ को कहा जा रहा है कि जी इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाने की कोशिश की जा रही है। देखिए कि उस पे जो टार्चर, मेरी सुनिए, उस पे जो उस पे बहीमाना तशद्दुद किया गया है उसकी तस्दीक सिर्फ आज़ाद अखबारनवीस नहीं करते, सिर्फ वो लोग नहीं करते जो पीटीआई से हमदर्दी रखते हैं। खालिस अपोजिशन के नॉन हुकूमत के हामी नॉन अखबारनवीसों ने इसकी तस्दीक किया है। टेलीविजन पे आके कहा है कि बहुत हौलनाक तशद्दुद किया गया है, और ये कहा है कि इस्लामाबाद पुलिस ने नहीं किया। ठीक है। अब मामला ये भी हारून साहब, चंद लोग हैं अजियत पसंद, थोड़े से अजियत पसंद लोग हैं जो इसका जश्न मना रहे हैं और शर्म नहीं आती। और भाई मसला मौक़िफ़ का नहीं है, मसला ये नहीं है उससे कोई कसूर सरजद हुआ या नहीं, मगर इतने बहीमाना तशद्दुद का क्या जवाब है? क्या जस्टिफिकेशन इसकी देंगे? क्यों अपना मुंह काला कर रहे हो? ठीक है। अगर इस बयान को सिर्फ देखा जाए या रिफ्ट अगर हम कह दें हारून साहब इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान है,
तो मामला है क्या, तनाज़ा क्या है, कहाँ से ये ताल्लुक ख़राब हुआ रियासती इदारे के साथ तहरीक इंसाफ का? ये तो एक देखिए लंबी बात है ना, बहुत सी चीज़ें थी जिनमें बुनियादी तौर पर रूस के दौरे से हुआ। अच्छा, पहले तो इजाज़त दे दी, वज़ारत ख़ारजा ने भी तस्दीक की। अब जब वहाँ कुछ डेवलपमेंट हुई तो अमरीकियों के कान खड़े हुए, तो यहाँ से उनको फिर हलाशेरी दी गई कि जी ये तो इमरान खान का फैसला है, बिल्कुल गलत बयानी की गई। यानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास ने कहा नहीं कि मुदाखलत हुई है, अमेरिका ने मुदाखलत की है, और किसी एक भी जिम्मेदार आदमी ने कहा है एलानिया तौर पर कि वो अपनी मर्जी से क्या, अपनी मर्जी से वज़ीर आज़म जा कैसे सकता है वज़ारत ख़ारजा से पूछे बगैर? वज़ारत ख़ारजा का कोई एक अफसर ये कहने के लिए तैयार है, कोई रिटायर्ड अफसर कहने के लिए तैयार है, कोई रिटायर्ड फौजी कहने के लिए तैयार है कि वो अपनी मर्जी से गया? कोई जिम्मेदार अखबार में ये बात मानता है? ये कैसी अजीब बात। सही, वहां से किस्सा शुरू हुआ, अमरीकियों के कान खड़े हुए कि भाई वो अमरीकी जो है आपको पता है कि वो अंदेशों का शिकार हैं। चीन चढ़ा आता है, 80,000 फौज उसकी इंडिया के बॉर्डर पे बैठी हुई है, तो अब उन्होंने कहा ये पाकिस्तान तो हमारे रहमो करम पे था, देखिए ना वो धड़ाधड़ तेल खरीद रहे हैं रूसी, हमसे कहा गया आप नहीं खरीद सकते, अब बोलते ये खुद ही डरे हुए थे। तो ये उन्हें तो ये अंदेशा लाक हुआ कि पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया और ईरान और मिडिल ईस्ट वाले भी बिगड़े हुए हैं, और चीन है उधर, उधर रूस है, ये अगर इनके दरमियान कोई मफामत पैदा होती है और कहीं आगे चलकर, अभी फिलहाल तो इसका इम्कान नहीं था, कहीं आगे चलकर कोई ब्लॉक बन जाता है तो अमेरिका तो बेदखल हो जाएगा। 2-3 इत्तेहाद उन्होंने बनाए, एटमी आपदोदें दी, ऑस्ट्रेलिया को, जापान को एतमाद में लिया, बरतानिया को इत्तेहाद में शामिल किया, कितने मुल्कों का, इंडिया को शामिल किया। तो वो तो उनके तो अंदेशे थे, जाहिर है वो मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं कि ये तो बिल्कुल बसात ही उलट जाएगी। ठीक है, अब आखिरी इस अंदेशे की बुनियाद पे वो यहाँ अमेरिका के लिए काम करने वाले बहुत हैं। ठीक है, अब आखिरी चंद मिनट है अरुण साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने मुल्की जलसों का शेड्यूल जारी कर दिया है, मगर जो कराची जलसा है पहले होना था 19 को होना था, 26 को चला गया, बारिश इसकी वजह या कुछ और मामला है? मैं नहीं कह सकता, बारिश भी वजह हो सकती है, मेरा ख्याल है तैयारी करके जाना चाहते हैं, उसका अच्छा असर नहीं हुआ। वैसे पार्टी में तफरीक भी है, ग्रुप बने हुए हैं, ये भी बड़ा मसला है, लेकिन बहरहाल वो जाएंगे कराची। कराची बहुत इंपॉर्टेंट है और 1-2 सीटों पे पोजीशन आज मैंने पता किया कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है, बाद सीटों पर लियारी वाली सीट पे तो बहुत अच्छी है, और फिर ये कि जमात इस्लामी में मैदान में है वो भी वोट लगे, उन्होंने बड़ी मेहनत की है पिछले साल 1.5 साल, तो खान साहब को वहाँ काफ़ी वक्त देना पड़ेगा। मर्दान में उनके लिए मसला नहीं है, पंजाब में मसला नहीं, फैसलाबाद में तो सिरे से मसला नहीं है, किसी को खड़ा कर दें, चाहे 12वें खिलाड़ी को खड़ा कर दें। अच्छा, और बाकी जगहों पे भी नहीं है। कराची में ज़्यादा टफ मुकाबला होगा, और कराची में वो अब जो है अमल क्या नाम है, वो बेचारा क्या इलेक्शन लड़ेगा, वो ज़हनी तौर पे गैर मुतवाज़न सा आदमी है, उसको यही नहीं पता होता वो क्या कह रहा है। उसने तो एक जगह मीटिंग में ये कह दिया सारे PDM के लीडरों की मौजूदगी में कि इमरान खान का सफाया कर दिया जाए। वो बेचारा क्या इलेक्शन लड़े, उसको तो कोई सीरियसली लेता नहीं है। फैसलाबाद में भी आपको बताया यही सूरत हाल है, बाकी भी बेशतर कॉन्स्टिट्यूंसी में। और थोड़ा सा उन्हें एतराज़ ये है कि खान साहब आए नहीं यहाँ पे, कभी वक्त नहीं दिया। तो वैसे तो वो लोग पीपल्स पार्टी से बहुत नाराज़ हैं और MKM से भी कोई खुश नहीं है, लेकिन उन्हें कराची के लिए वक्त देना चाहिए और वहाँ पार्टी की तंजीम बेहतर करनी चाहिए, हमेशा मैं उनसे कहता रहा हूँ। ठीक है, अब आखिरी 1 से 1.5 मिनट मईशत के ऊपर। अनु साहब, आपने पेट्रोल की बात कर दी, हम खुश थे कि दरामदात पे पाबंदी लगी हुई है, तो चलिए पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरी है, मगर दरामदात से पाबंदी उठा ली है। वो ये आपका ख्याल है मिफ्ता साहब फैसले करते हैं ये, या अपना वज़ीर आज़म साहब फैसले करते हैं? ये फैसले कोई और लोग करते हैं। ये बुनियादी तौर पर IMF से हुक्म आया है। देखिए वो आपको ग्रे लिस्ट से भी नहीं निकाल रहे जी, नए से नए मुतालबात पेश कर रहे हैं, वो आपको मोहताज और डिपेंडेंट रखना चाहते हैं। वो इस अंदेशे से ही खौफजदा हैं, इस तसव्वुर से ही डरते हैं कि पाकिस्तान कभी आज़ाद खारजा पॉलिसी अपना ले। पाकिस्तान आज़ाद खारजा पॉलिसी अपना ले, IT में इन्वेस्ट करे, तालीम की हालत बेहतर बना ले, और सिर्फ आज़ाद खारजा पॉलिसी से जो मदद उसे ईरान से ईरानी तेल और गैस की शक्ल में कहीं सस्ता आपको मिलेगा, उसके ट्रांसपोर्ट के अखराजात ही नहीं हैं, वो ऑलरेडी भी आ रहा है, स्मगल होकर आ रहा है।
और आपको जो चीन से तावन मिलेगा उसकी कुछ सतह कहीं से कहीं पहुंच जाएगी। रूसी जो है यहाँ ऑयल एंड गैस का उनका बड़ा तजर्बा है, दुनिया के बड़े मुल्कों में है जो रूसी जो तेल पैदा करते हैं, वो पाइप बिछाने के लाइन बिछाने के लिए तरह कराची से लेके अपना कसूर तक, और वो अपना स्टील इंडस्ट्री में आपकी मदद कर सकते हैं। अगर एक एक करके मुस्लिम ममालिक अपने पाँव पे खड़े हो गए तो अमेरिका की बालातरी कहाँ रहेगी, जबकि चीन भी मौजूद है, रूस भी मौजूद है। सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आरून सुनने वालों का शुक्रिया, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।